कहते हैं वक्त सबसे बड़ा जज होता है। और इस बार एम्मा, एरिक और एशर तीनों की जिंदगी अब एक ऐसी अदालत में थी जहां गवाह थी सच्चाई और जज थी नियति। एम्मा को एशर से लगाव हो गया था। वो बच्चा जिसकी मासूमियत ने उसकी दिल की दीवारें तोड़ दी थीं, अब उसके हर पल का हिस्सा बन गया था। एरिक अब पूरी तरह बदल चुका था। वो न सिर्फ एक परफेक्ट हस्बैंड था, बल्कि एक जिम्मेदार पिता भी बन गया था। पर खामोशी में भी एक आंधी छुपी थी। मारिया गायब थी। उसकी आखिरी हार ने उसे चुप तो किया था, पर मिटाया नहीं था। और फिर अचानक एक खत आया। मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरी मौत के बाद एशर को एक सच पता चलना चाहिए। मारिया ने सुसाइड कर लिया था। उस खत में एक और पत्र था, एशर के नाम। बेटा, तू मेरा खून नहीं है। तू गोद लिया गया था। तू एरिक का बेटा नहीं, लेकिन उसका दिल तेरा है। तू उसे छोड़ मत देना, क्योंकि वो तुझे अपनों से ज्यादा चाहेगा। एम्मा स्तब्ध थी। एशर एरिक का बेटा नहीं? तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया? एरिक ने कहा, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। वो मेरा बेटा है, चाहे खून से हो या दिल से। एम्मा ने उसका हाथ थामा। मैं जानती थी तुम बदल गए हो, पर कहानी ने अब एक और मोड़ ले लिया। मारिया के मरने के बाद रायन फिर लौटा, लेकिन इस बार अकेला नहीं। उसके साथ था एक और चेहरा, एक और औरत, रेबेका डेविस, जिसने दावा किया कि वो एरिक की सौतेली बहन है। इस एम्पायर पर मेरा भी हक है, रेबेका ने कहा, और अगर नहीं मिला तो तुम्हारी जिंदगी की हर परत मैं नीलाम कर दूंगी। एरिक को अब सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, अपने अतीत के लिए भी लड़ना था। उसका पिता एक मशहूर मीडिया टाइकून, जिसने दूसरी शादी के बाद रेबेका को अपनाया तो था, लेकिन अपनी वसीयत में कभी उसका नाम नहीं डाला। अब रेबेका वसीयत को चैलेंज कर रही थी। कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब एम्मा सिर्फ दर्शक नहीं थी। वो एरिक की बिजनेस पार्टनर बन चुकी थी, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी। तुम्हारा नाम सिर्फ मेरी बीवी की तरह नहीं, मेरी वारिस की तरह लिखा जाएगा, एरिक ने कहा। रेबेका ने एरिक की कंपनी में शेयर खरीदने शुरू कर दिए। एक एक करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने पक्ष में करने लगी। अगर मैं इसे अपना घर नहीं बना सकी, तो मैं इसे तोड़ दूंगी, रेबेका ने कहा। उसने रेबेका की पुरानी कंपनी की फाइल्स निकलवाईं, और एक खुलासा, रेबेका ने जिस कंपनी को टेक ओवर किया था, वो दरअसल एरिक के पिता की बनाई एक चैरिटी थी, जो गलत तरीकों से बेची गई थी। अब एरिक के पास मौका था रेबेका को उसी गलती में फंसाने का। कोर्ट रूम में फिर एक लड़ाई, लेकिन इस बार एरिक की तरफ से गवाही दी एम्मा ने और एशर ने। मुझे पता है कि मैं एरिक का बेटा नहीं हूं, एशर ने मासूमियत से कहा, लेकिन वो फिर भी मेरे पापा हैं, और मम्मा भी मेरी एम्मा है। हमें कोई नहीं तोड़ सकता। कोर्ट का फैसला, एरिक की विरासत और कंपनी सिर्फ उसकी रहेगी। रेबेका को बाहर कर दिया गया, और एक दिन एम्मा ने एशर को गोद लिया। अब वो सिर्फ उसकी दोस्त नहीं, उसकी मां बन चुकी थी। एरिक ने एक घुटनों पर बैठकर फिर से पूछा, क्या तुम अब भी मेरी दुल्हन बनोगी एम्मा? इस बार बिना किसी एक्सीडेंट के, सिर्फ प्यार से। एम्मा की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी। अब तो मैं तुम्हारी सिर्फ दुल्हन नहीं, इस कहानी की रानी हूं। खुशियां लौट चुकी थीं, पर सुकून अभी भी अधूरा था। एम्मा अब एशर की कानूनी मां बन चुकी थी। एरिक उसकी दुनिया का वो हिस्सा बन गया था जिसे वो खोने से डरती थी। लेकिन वक़्त ने फिर करवट ली, इस बार एक खूबसूरत मोड़ के साथ। मैं मां बनने वाली हूं, एम्मा की आवाज थरथराई। एरिक कुछ पल तक खामोश रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू थे। ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है, एम्मा मुस्कुराई। अब हमारी कहानी अधूरी नहीं है। एशर दौड़ता हुआ आया। क्या मुझे छोटा भाई मिलेगा? एम्मा ने उसे सीने से लगा लिया। या बहन भी हो सकती है। एशर खुश हो गया। कोई भी हो, मैं उसका सुपर हीरो बनूंगा। लेकिन तभी एक पुरानी परछाई लौट आई, डॉक्टर लियाना। वो एरिक की पुरानी कॉलेज फ्रेंड और कभी की एक्स गर्लफ्रेंड थी। मुझे माफ करना एरिक, लेकिन मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हारा एक ऑपरेशन बचा है, और अब वो वक्त आ गया है। एरिक को ब्रेन ट्यूमर था, एक बहुत पुराना छुपा हुआ सच, जिसे सिर्फ लियाना जानती थी। एरिक ने किसी से कुछ नहीं कहा था, क्योंकि उसे लगा था शायद अब वो ठीक हो चुका है। लेकिन अब वो ट्यूमर दोबारा एक्टिव हो गया था।
मैं सब खोना नहीं चाहता। एरिक ने कहा, ना एम्मा को, ना एशर को, ना अपने बच्चे को। तुम्हें ऑपरेशन कराना होगा, लियाना ने कहा, लेकिन रिस्क है। अगर कुछ गलत हुआ तो तुम भूल सकते हो सब। एरिक ने एम्मा से छुपा लिया ये सच। वो नहीं चाहता था कि एम्मा चिंता करे, खासकर प्रेगनेंसी के वक्त। कुछ दिनों बाद एक इवेंट के दौरान एम्मा को चक्कर आ गया। डॉक्टर ने आराम की सख्त सलाह दी। तुम्हें अब स्ट्रेस नहीं लेना एम्मा, डॉक्टर ने कहा। एम्मा को एरिक की उदासी महसूस हो रही थी। उसकी आंखें कुछ छुपा रही थीं। तभी एशर को एरिक की दवाई मिल गई। मम्मा, ये दवाइयां पापा क्यों ले रहे हैं? एम्मा का दिल धड़क उठा। उसने दवाई पढ़ी और इंटरनेट पर चेक किया। ट्यूमर की दवाई। एम्मा टूट गई। तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया? क्योंकि मैं तुम्हें टूटते नहीं देख सकता था, एरिक ने कहा। मैं चाहता था कि तुम सिर्फ अपने बच्चे पर ध्यान दो, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कम से कम तुम्हारे पास एशर होता और हमारा बच्चा। एम्मा ने उसका हाथ थामा। अब हम लड़ेंगे साथ में। डॉक्टर को फोन करो, ये ऑपरेशन अब नहीं टलेगा। ऑपरेशन का दिन। हर कोई अस्पताल में था। एशर, एम्मा, लियाना और एरिक का वकील तक। अगर मैं नहीं लौटा, एरिक ने वकील को एक फाइल दी। ये एम्मा और मेरे बच्चों के नाम मेरी सारी प्रॉपर्टी है। ऑपरेशन शुरू हुआ। 4 घंटे, 5 घंटे, फिर छठे घंटे में डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन सफल रहा है, लेकिन एरिक को अमनेशिया हो गया है। एम्मा का दिल टूट गया। एरिक बाहर आया। वो उसे देख रहा था, लेकिन पहचान नहीं रहा था। आप कौन हैं? एम्मा ने आंसू छिपाए। मैं सिर्फ वो हूं जिसने तुम्हारा हर दर्द अपने दिल में रखा है। एशर भागा आया। पापा, एरिक चौंका। मैं, पापा? दिन बीतते गए। एम्मा हर दिन उसे वो कहानी सुनाती जो उनकी थी। हर पल, हर याद जैसे फिर से लिखी जा रही थी। फिर एक दिन एरिक ने धीरे से पूछा, क्या मैं तुम्हें रोज ये कहानी सुनाया करता था? एम्मा की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, और अब तुम फिर से वो सब याद करोगे। मैं हूं ना। कुछ महीनों बाद एक छोटी सी बच्ची ने जन्म लिया, एलोरा रॉबर्ट्स। वो नाम जिसे एम्मा ने सालों पहले अपनी डायरी में लिखा था, अपनी अधूरी दुआ की तरह। एरिक धीरे धीरे सब याद करने लगा, और एक दिन एलोरा को गोद में उठाकर उसने कहा, अब सब अधूरा नहीं रहा एम्मा। अब हमारी कहानी पूरी है, एक घर जहां प्यार था, लेकिन सुकून अब भी अधूरा था। एरिक धीरे धीरे अपनी यादों को टटोल रहा था। वो अपनी बेटी एलोरा को देखता और कभी कभी मुस्कुराता, जैसे उसकी आत्मा पहचानती हो, भले ही दिमाग न माने। पर एशर की आंखों में सवाल थे, और एक खौफ भी। अगर पापा को सब भूल गया है तो क्या वो मुझे भी भूल गए हैं? एम्मा ने एशर को गले लगाया। नहीं बेटा, कुछ रिश्ते खून से नहीं, दिल से बने होते हैं, और वो भुलाए नहीं जाते। पर इस मासूम रिश्ते पर एक और तूफान आने वाला था। अचानक कोर्ट से एक नोटिस आया। एशर की कस्टडी पर दावे के लिए एक महिला सामने आई है, जिसका दावा है कि वह उसकी जैविक मां है। उसका नाम था डेलिया ग्रे, एक नाम जो कहीं दूर से एम्मा को जाना पहचाना लगा। ये औरत मारिया के साथ काम करती थी, एम्मा ने कहा। वो कभी भी एशर की मां नहीं रही। तो अब क्यों? डेलिया ने मीडिया में बड़ा ड्रामा किया। मैं अपनी गलती मानती हूं। मैंने अपना बेटा छोड़ दिया, लेकिन अब मैं उसे वापस चाहती हूं। और साथ में उसने पेश किए डीएनए टेस्ट, जो सही निकले। एशर एरिक और एम्मा का नहीं था, लेकिन अब डेलिया का दावा मजबूत हो चुका था। कोर्ट ने अस्थायी कस्टडी सुनवाई तक डेलिया को दे दी। एम्मा टूट गई। एशर छीन गया था। एशर जाते जाते बस एक बात बोला, अगर आप मेरी मम्मा नहीं हैं तो मैं किसके पास लौटूं? रातों की नींद उड़ गई थी। एलोरा की मासूम हंसी एम्मा को बचा रही थी, लेकिन दिल अंदर से खाली हो चला था। एरिक की हालत भी बिगड़ने लगी। उसने सब याद करने की कोशिश में खुद को थका डाला। अगर मैं अच्छा पिता नहीं बन पाया तो मैं अच्छा पति कैसे बनूंगा? तभी लियाना फिर से आई, इस बार उम्मीद लेकर। एरिक को यादें वापस लाने के लिए एक थेरेपी है, लेकिन रिस्क है। दर्दनाक यादें भी लौट सकती हैं। एम्मा ने कहा, हम हर दर्द से लड़ेंगे, लेकिन बिना एशर के नहीं। एरिक ने थेरेपी शुरू की। हर दिन वो दीवार पर तस्वीरें देखता, अपनी शादी की,
एशर की, एलोरा की। फिर एक रात जब एलोरा उसके सीने पर सो रही थी, उसकी आंखों में फ्लैशबैक आने लगे। एम्मा की मुस्कान, एशर की आवाज, वो पहाड़ों वाली ट्रिप, पहली बार आई लव यू, सब कुछ। वो चौंक कर उठा। मैंने तुम्हें खो दिया था ना? उसने एम्मा से कहा। नहीं। एम्मा की आंखों से आंसू बह निकले। तुमने हमें फिर से पा लिया। अब एशर को वापस लाना था। एम्मा ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव से डेलिया के बारे में पता करवाया। सच चौंकाने वाला था। डेलिया ने पैसों के लिए एशर को मारिया को बेचा था, और अब एक करोड़पति की गोद में पला बढ़ा बच्चा देखकर उसने लालच में आकर वापसी की थी। कोर्ट की सुनवाई का दिन। डेलिया ने कहा, मैं उसकी असली मां हूं, मेरे खून का रिश्ता है उससे। तभी एम्मा ने एक वीडियो दिखाया जिसमें डेलिया पैसों की डील करती दिखी। उस बच्चे को रखना है तो 50,000 और दे दो। पूरा कोर्ट हक्का बक्का रह गया। न्यायाधीश बोले, बच्चा सिर्फ खून से नहीं, सुरक्षा और प्यार से पाला जाता है। एम्मा और एरिक ने एशर को वो सब दिया है। कोर्ट एशर की स्थायी कस्टडी इन्हें सौंपती है। एशर दौड़ता हुआ एम्मा की ओर भागा। मम्मा, अब हम तीनों फिर से एक परिवार हैं ना? एम्मा उसे सीने से लगाकर बोली, नहीं बेटा, अब हम 4 हैं और कोई हमें कभी तोड़ नहीं पाएगा। कहानी फिर से पटरी पर आ चुकी थी, पर सस्पेंस अभी बाकी था। एलोरा के जन्म के वक्त जो नर्स थी, उसने एक अजीब बात कही। इस बच्ची की आंखें हूबहू किसी और से मिलती हैं। किससे? एम्मा ने पूछा। नर्स ने कहा, मुझे याद नहीं, लेकिन कुछ साल पहले एक बच्ची थी जिसकी आंखें बिल्कुल ऐसी ही थीं, और वो गायब हो गई थी। कभी कभी सबसे खूबसूरत रिश्तों के पीछे सबसे गहरे राज छुपे होते हैं। एशर अब घर लौट चुका था। एलोरा की किलकारियों से घर गूंज रहा था, और एम्मा एरिक की जिंदगी धीरे धीरे उस शांति की ओर लौट रही थी जो उन्होंने खो दी थी। लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ दबते नहीं, और एलोरा के जन्म ने कुछ ऐसा ही खोल दिया था। एक पुराना अस्पताल रिकॉर्ड। एम्मा को अस्पताल से एक गुमनाम लिफाफा मिला। भीतर एक फोटो थी, एक नवजात बच्ची की, आंखें वहीं एलोरा जैसी, और एक पर्ची। क्या तुम जानती हो, ये वही है जिसे तुमने कभी खो दिया था? एम्मा कांप उठी। ये मेरी बेटी नहीं हो सकती, मेरी तो बस एलोरा है। पर याद आया उसे, सालों पहले एक मिसकैरेज की रिपोर्ट थी जो डॉक्टर ने बिना बताए बदल दी थी। क्या उस वक्त बच्चा सच में खो गया था, या किसी ने उसे चुराया? इसी बीच एक और साया लौटा। रायन, एम्मा का अतीत, वो मॉडल जो कभी उसका पार्टनर था और जिसने उसे धोखा दिया था। लेकिन इस बार वो टूटा हुआ, बदला हुआ और एक मिशन पर आया था। मैं जानता हूं एलोरा कौन है, उसने एम्मा से कहा, और मैं जानता हूं कि उसे कौन ढूंढ रहा है। रायन ने बताया, एलोरा सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, वो रॉबर्ट्स फैमिली की एक पुरानी विरासत से जुड़ी है। उसके जन्म से कुछ लोग डरे हुए हैं, क्योंकि वो एक खास पैटर्न में जन्मी है। ब्लड मून चाइल्ड। ब्लड मून चाइल्ड का रहस्य, रॉबर्ट्स फैमिली के इतिहास में 100 साल पहले एक बच्ची पैदा हुई थी, ब्लड मून की रात। कहते हैं वह बच्ची अपने साथ रहस्य, शक्ति और खतरे लाई थी। उसके मरने के बाद ये माना गया कि उस जैसी एक और कभी नहीं आएगी। पर एलोरा का जन्म भी उसी रात हुआ था। फैमिली के दुश्मन की वापसी। एरिक को एक ब्लैकमेलिंग मेल मिला। अगर एलोरा को बचाना है तो रॉबर्ट्स एम्पायर का 50% शेयर छोड़ दो। एम्मा और एरिक स्तब्ध थे। किसी को कैसे पता कि एलोरा? तभी रायन ने बताया, ये सब उसी आदमी का काम है जिसने कभी मुझे और तुम्हें अलग किया। थॉमस वेड, रॉबर्ट्स फैमिली का दूर का कजिन जो अब अंडरवर्ल्ड में है। एम्मा का एक फैसला, अगर मेरी बेटी खतरे में है तो मैं छुपूंगी नहीं। मैं अब वो डरने वाली मॉडल नहीं, मैं एक माँ हूं। एक गुप्त ठिकाना। रायन ने एलोरा और एशर को एक सीक्रेट लोकेशन पर भेजा जहां उनकी देखभाल एक पूर्व एजेंट कर रही थी, वायोला, जो एम्मा की बचपन की दोस्त निकली। थॉमस का अगला कदम। रॉबर्ट्स फैमिली की पार्टी में थॉमस ने खुद को बिजनेस इन्वेस्टर बताकर पेश किया। सभी ने उसे नहीं पहचाना, पर एम्मा की नजरें चूक नहीं सकती थीं। तुमने सोचा कि बेटी चुराकर मुझे झुका दोगे? एम्मा ने फुसफुसाया। थॉमस हंसा। बेटी मेरी नहीं चाहिए, मुझे वो शक्ति चाहिए जो उसके खून में है। किडनैपिंग की कोशिश उस रात
वायोला के सेंटर से एक अटैक हुआ। 4 नकाबपोश लोग एलोरा को उठाने आए, लेकिन ऐशर, सिर्फ 7 साल का ऐशर, अपनी बहन के आगे दीवार बन गया। उसने अलार्म बजाया, वायोला को जगाया और बचा लिया अपनी बहन को। मैंने कहा था, मैं उसका सुपर हीरो बनूंगा, ऐशर ने कहा। एरिक की धमकी। एरिक ने थॉमस को एक वीडियो भेजा। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी हर छिपी हुई दुनिया को तबाह कर दूंगा। और याद रखो, अब मुझे मेरी यादें वापस मिल चुकी हैं। अंत में एक और झटका। एम्मा को फिर से एक गुमनाम चिट्ठी मिली। इस बार सिर्फ 4 शब्द। तुम्हारी माँ अभी जिंदा है,